ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 तो सबको क्लियर है ना। अब एक्सरसाइज 6.2 में देखो जरा, अब हम ना एक नई चीज शुरू कर रहे हैं आज। पहली थ्योरम पढ़ रहे हो तुम लोग क्लास 10th की थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ क्लास 10th। अभी तक कोई थ्योरम तो नहीं पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने 10th क्लास में? पढ़ी है क्या, बताओ? नो मैम। नहीं पढ़ी है ना। तो ये फर्स्ट थ्योरम है तुम लोगों की क्लास 10th की। ये अब जो भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स होते हैं बच्चों, इसमें थ्योरम्स होती है ना इनमें। जैसे 9th क्लास में भी तुमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी होंगी, ऐसे अब 10th में जो ट्राइंगल्स चैप्टर जो हम कर रहे हैं, तो इसमें थ्योरम्स हैं कुछ 3-4 थ्योरम्स है। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है? पहली चीज तो देखो, थ्योरम का हम ना प्रूफ करते हैं, मतलब उसे हम प्रूव करेंगे और उसे प्रूव करके एक बार उसे जिंदगी भर फिर यूज करते हैं। तो थ्योरम का मतलब होता है कि तुमने एक बार उसको प्रूव किया, प्रूव कर दिया, मतलब तुमने कि हाँ भाई ये वाली चीज सही है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज सही है, हम उसको प्रूव कर देते हैं और फिर आगे जिंदगी भर क्वेश्चंस में हम उसको यूज करते रहते हैं। ये होती है थ्योरम। अब जो पहली थ्योरम है हमारी यहाँ पे, उसका नाम है बीपीटी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसे प्यार से बीपीटी कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है ये बेसिक, बी स्टैंड्स फॉर बेसिक, पी का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, और टी का मतलब है थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, ये बहुत यूज होगी और अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये थ्योरम है क्या, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहती है। पहले तो हम वो समझेंगे, फिर इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, काफी बार ये आती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये थ्योरम कहती क्या है। देखो, ये क्या कहती है? ट्राइंगल के लिए थ्योरम है ना, किसी सर्कल या स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए है। ये क्या बोलती है थ्योरम? कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इक्विलैटरल होना चाहिए या आइसोसेलेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें ना हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस साइड के पैरेलल। तो मैंने ना बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। अब पैरेलल तो सबको पता है क्या होता है ना, सबको पता है पैरेलल क्या होता है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऋतिक पता है ना बेटा पैरेलल क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में ना एक पैरेलल लाइन है हमारे पास, DE इज पैरेलल टू BC। तो पहली बात तो एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, तभी हम इस थ्योरम को लगा पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं लगा पाएगा, ये तो जरूरी है। तो DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, ये किसी तरह से हमें दिया हुआ है कि भाई DE जो है ना वो BC के पैरेलल है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? अब देखो, DE ने जब DE आया BC के पैरेलल, तो इसने ना AB को दो पार्ट्स में कट किया, दो पार्ट्स में। कौन से पार्ट है? एक पार्ट है AD, एक पार्ट है DB। ऐसे ही इस लाइन ने सामने वाली साइड AC को भी दो पार्ट्स में कट किया, एक पार्ट है AE और एक पार्ट है EC। तो ये थ्योरम कहती है कि ये जो पार्ट्स बने इनका रेशियो सेम होता है, मतलब इधर वाले पार्ट्स का रेशियो इज इक्वल टू इधर वाले पार्ट्स का रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू होता है AE अपॉन EC। ये थ्योरम कहती है। ठीक है, तो बीपीटी क्या कहती है? देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहली बात, इसे लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें पता होना चाहिए कि DE इज पैरेलल टू BC है। तो किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे यहाँ पे BC के पैरेलल दिया है, एक लाइन दी जाएगी। ठीक है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, फिर इसका मतलब ना ये जो इन दो साइड्स को जिन पार्ट्स में कट कर रही है ना, इनका रेशियो सेम होगा। तो क्या क्या रेशियो आया यहाँ पे? ये दो पार्ट्स हैं AD और DB, तो AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। ये बीपीटी की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्लियर हुई सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, ऋतिक, यस मैम। श्रेया, यस मैम। ठीक है, जानवी, यस मैम। ठीक है। तो ये तो देखो इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी ना हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। एक ट्राइंगल है, उसमें एक कोई लाइन है जो दूसरी साइड की, इस साइड के पैरेलल है, और ये जो दो साइड्स को कट कर रही है उन पार्ट्स का रेशियो सेम है। तो अभी हम ना इस चैप्टर में रेशियो रेशियो बड़ा पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे रेशियो ही होता है ज्यादातर। तो ये रेशियो है AD अपॉन DB,
इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब इस चीज को हमें करना है प्रूव, तो देखो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। इसका जो प्रूफ है, देखो मैं तो तुम्हें अभी क्लास में कराऊंगी, क्लास के बाद तुम लोग जरूर इसे अपने आप से करना, क्योंकि ये एक बार में ऐसे अच्छे से हमें खुद से करना जरूर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा नया है, इसलिए बड़ी नई सी चीज है, पहले कभी नहीं करी तुम लोगों ने, इसलिए, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ठीक है, फिर से वही बना दिया मैंने, कोई लाइन इसके पैरेलल, DE पैरेलल है BC के, ठीक है। तो इसकी पहले मैं देखो स्टेटमेंट लिख देती हूँ, स्टेटमेंट हमें NCERT में भी दी गई है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो थ्योरम क्या कह रही है ना, कि वो कहना क्या चाहती है। तो थ्योरम क्या कह रही है, देखो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम लोग पेपर में लिखोगे तो पूरा ट्राइंगल लिख देना, ठीक है। To one side of a triangle to intersect other two sides, the other two sides are divided in the same ratio, अब ये इसकी अंग्रेजी वाली स्टेटमेंट है भाई, जो कि अगर पेपर में आता है ना, तो पेपर में वो बोलते हैं कि स्टेट BPT, अगर बोला स्टेट BPT, ये BPT की स्टेटमेंट है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट बताओ, तो तुम्हें ये लिखनी होगी, ठीक है। क्या लिखा है देखो इसमें, जो मैंने तुम्हें अभी हिंदी में बताया था उसी को हमने अंग्रेजी में लिख दिया, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यही तो किया हमने, देखो DE को BC के पैरेलल बनाया, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, हाँ वो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो अदर टू साइड्स हैं ये दोनों, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है, यही स्टेटमेंट है इसकी। अब हमें, तो ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट, अब हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, है ना। जब भी हम लोग थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम प्रूव करते हैं, या ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन, तो हमें एक आदत बनानी होगी, अच्छी आदत, हम हर क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन का मतलब कि क्या दिया है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, बस ये गिवन है कि DE और BC आपस में पैरेलल है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक तरह से तुम्हें समरी लिख देनी है कि DE इज पैरेलल टू BC, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे गिवन है। हम लिखते हैं गिवन, फिर हम लिखते हैं टू प्रूव, ये बताओ मुझे यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है। AD हाँ AD is equal to BD and A is equal to EC. नहीं, ये थोड़ी प्रूव करना है, हमें रेशियो सेम करना है। देखो हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू आएगा किसके, AE अपॉन EC के, ये प्रूव करना है। इसको इसके इक्वल नहीं करना, इसको इसके इक्वल नहीं करना, नहीं, ये रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है इसका मतलब ये थोड़ी है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जैसे देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अब मान लो कोई रेशियो है 3/6, ठीक है, और कोई रेशियो है 1/2, ये बताओ ये दोनों रेशियो सेम है क्या। देखो इसको हम कैंसिल करके ये बना सकते हैं क्या, Yes, ma'am. 3 1 जा Yes, 3 3 ma'am. 2 जा 6 है ना, हाँ बिल्कुल ये दोनों रेशियो सेम है। तो 3/6 और 1/2 रेशियो तो सेम है, पर इनके न्यूमरेटर थोड़ी बराबर है, डिनोमिनेटर थोड़ी बराबर है ना। तो रेशियो सेम होना अलग चीज होती है, क्योंकि कैंसिल करके भी इसके बराबर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। अब अगला स्टेप है कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी जो ट्राइंगल दिया है उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे हम ये चीज प्रूव कर पाए। तो कंस्ट्रक्शन देखो अब ध्यान से क्या करनी है हमें, कंस्ट्रक्शन में हम B और E को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो B और E को ज्वाइन कर दिया मैंने, इस सबको लिखेंगे भी हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। BE को ज्वाइन कर दिया, CD को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या क्या किया हमने, ज्वाइन BE एंड CD, ये करा हमने पहला काम, ठीक है। फिर अब एक और काम करना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब क्या है, D से AE पर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी, परपेंडिकुलर सबको पता है 90 डिग्री होता है ना, तो D Yes, से ma'am. AE पे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से इससे देखो मैंने इसके ऊपर ना 90 डिग्री बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर बना दिया, इसका नाम दे देते हैं, चलो M बोल देते हैं इसको। तो ये DM इस पे परपेंडिकुलर है। ऐसे ही अब E से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगी, इसको नाम दे देते हैं N, तो ये EN परपेंडिकुलर हो गया AD के, ठीक है। तो क्या क्या किया मैंने,
पहले इन दोनों को ज्वाइन किया, वो मैंने लिख दिया पहले ही कि ज्वाइन बीई एंड सीडी। अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो अब मैं लिखूंगी ड्रॉ डीएम। देखो ये हम अपने आप से कर रहे हैं, ऐसा ना हमें कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन वालों ने, ये हम खुद से कर रहे हैं, तो जो हम खुद से कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर बनाया, एई पे, तो एई पे परपेंडिकुलर बनाया। सबको पता है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब ऐसे ही ई एन हमने परपेंडिकुलर बनाया किस पे, एडी पे, ये भी लिख देते हैं ई एन परपेंडिकुलर टू एडी। ये सब काम हमने कर लिया, अभी हमने तैयारी कर ली, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्वियसली डायग्राम बनाओगे, ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिख दी, अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला है तो, यहाँ पे तो हम कर रहे हैं तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट। फिर हमने लिखा गिवन, फिर हमने लिखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, फिर क्या कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है तो वो कंस्ट्रक्शन लिख दो, लिख दी हमने। अब हम शुरू करेंगे प्रूफ। प्रूफ, अब प्रूफ क्या होता है भाई, गिवन चीज को और कंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए इस चीज को प्रूव करना है, ये चीज को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये बताओ क्या तुम लोगों को याद है ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला याद है? Half base Half into into height. base into height. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ देखो, अगर ये कोई ट्राइंगल है ना, ये इसका बेस है, हाइट क्या होती है, इसके ऊपर पड़ने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ, मतलब ये चीज हो गई हाइट। ठीक है, ये है हाइट, ये है हाइट। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया लिखना है मुझे, तो मैं लिख दूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? सही है, तो यही चीज लगाने वाले हम यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर ट्राइंगल में ऐसे आ रही है हाइट तो हमें सीधे से दिख रही है। अब कभी कभार ना देखो ट्राइंगल कुछ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, हो सकता है ट्राइंगल इस तरह का है, इस तरह का, ऐसा ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा ट्राइंगल है और मैं इसको बोल रही हूँ कि ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, तो हाइट क्या होगी? अब हाइट, ये मान लो ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको। अब हाइट हमें लेनी होती है बेस के ऊपर आने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ, है ना? अब यहाँ पे तो देखो तुम परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे डाल नहीं पाओगे, ये तो बड़ा एंगल हो जाएगा, हमें तो 90 मैम हम डिग्री ड्रॉ चाहिए था। कर लेंगे. बिल्कुल, तो हम ड्रॉ करेंगे। हाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सही। इसको ना देखो पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ना तब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे हम इसके ऊपर। क्या किया हमने, देखो क्योंकि सीधे से इसके ऊपर ना तुम परपेंडिकुलर पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, हमें दिख रहा है 90 डिग्री तो इतना एंगल होता है, इतना, ये तो बहुत, ये तो छोटा सा एंगल है। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है ना, कुछ ऐसा अजीब सा ट्राइंगल है जिसमें सीधे से परपेंडिकुलर नहीं बन पाता, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर हम इस चीज को बेस ले रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा ना पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, और फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर जैसे ये ट्राइंगल है ए बी, ये है सी और ये है डी, अब मान लो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो एरिया यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ जरा एक बार। Half into BD into AD. अच्छा, हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी, ये लिखेंगे क्या, देखो जरा सब लोग। Yes, ma'am. अच्छा देखो, अब इसमें ना थोड़ी सी गलती है, हम ट्राइंगल हम BC लिख रहे हैं, लिखेंगे. हाँ क्या लिखेंगे, BC. बिल्कुल सही, बीसी लिखेंगे। क्यों, देखो हम ना इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हैं, इस वाले का एबीसी ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब एबीसी ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हो तो हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका बीसी है, ये है देखो इतना ही है इसका बेस, ये तो हमने बस आगे प्रोड्यूस करा अपनी तरफ से, ये हमने बढ़ाया है। तो बेस हम जो ट्राइंगल की जितनी साइड थी ना उसी को लेंगे। तो यहाँ पे बस ये गड़बड़ है, ये नहीं लिखे, इसी चीज को हमें समझना है क्योंकि अभी हम इसे यूज भी करेंगे उस थ्योरम में। हाफ इंटू, तो जब कोई ट्राइंगल ऐसा होता है ना जिसकी हाइट बाहर पड़ रही है, देखो इसकी हाइट बाहर है, अंदर नहीं है ना, बाहर पड़ रही है, तो हाइट तो हम वही लेंगे बाहर वाली, पर बेस हम वो जो ट्राइंगल का है उसी को लेंगे, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी लेंगे इसको। सही है, समझ आई वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई ट्राइंगल है जिसमें ना तुम्हें बाहर परपेंडिकुलर डालना पड़ रहा है तो उससे घबराना मत, बेस तो अभी भी ट्राइंगल वाला ही लेंगे, हाँ वो हाइट बाहर वाली लेंगे। ठीक है, चलो अब इसका जरा प्रूफ शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर एडीई एरिया, जो एडीई ट्राइंगल है ना, मैं उसका एरिया लिख रही हूँ। देखो दो तरीके से लिख सकते हैं अब हम, एडीई ट्राइंगल, ये जो ये वाला दिख रहा है इसका एरिया कैसे, अगर हम बेस एडी लेंगे तो बताओ हाइट कौन सी लेंगे, EN.
EN लेंगे, बिल्कुल सही है ना। देखो क्योंकि बेस जो भी लोगे ना, हाइट हमेशा उसके ऊपर आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो लेना है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ एक बार, जरा यहाँ पे डायग्राम देखते रहो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिख रही हूँ मैं, ADE का एरिया है ना। तो एक बार अगर मैंने AD लिया बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस जब मैंने लिया AD तो हाइट बन जाएगी EN, है ना, हाइट बन जाएगी EN, बिल्कुल सही। एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है। चलो अभी मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का तो लिख दिया, अब मैं लिख रही हूँ BDE का एरिया, BDE, ठीक है, BDE का एरिया। देखो अब जरा ध्यान से, BDE ट्राइंगल है ये, BDE ये है ना। अच्छा अगर मुझे इसका एरिया लिखना है, देखो तो बेस अगर मैं BD ले रही हूँ, BD, तो BD के हिसाब से हाइट कौन सी लेनी चाहिए मुझे? DE। DE लेनी चाहिए, पर DE तो परपेंडिकुलर नहीं है इस पे। हाइट तो वो होती है जो परपेंडिकुलर होती है, जो 90 डिग्री बनाता है। अब देखो BD पे 90 डिग्री यहाँ से नहीं डला। हाँ, मैम DC। DB तो हम बेस ले रहे हैं, बेस। देखो इसको पीछे बढ़ा के, ऐसा सोचो, इसको पीछे बढ़ा के इसके ऊपर हमने 90 डिग्री बनाया, है ना। BD को पीछे बढ़ा के इस पे हमने ये 90 डिग्री बनाया। तो BD पे परपेंडिकुलर ये है ना, इसको पीछे बढ़ा के बनाया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहूं, तो अगर मैं बेस ले रही हूँ BD, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है? EN है, ठीक है। तो अगर अब BDE का एरिया मुझे लिखना है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस है कितना BD, इंटू हाइट कितनी है? हाइट है EN, है ना। ये वही वाला केस है जो मैंने अभी बताया था, वो ट्राइंगल्स जिनका परपेंडिकुलर बाहर होता है, जैसे ये बाहर है। अब यही वाला देखो इसके लिए भी काम कर गया, और ये वाला परपेंडिकुलर इसके लिए भी काम कर गया, हमें ज्यादा परपेंडिकुलर और डालने नहीं पड़े, है ना। क्योंकि इस वाली साइड पे ऐसे सोचोगे तो तुम ई से परपेंडिकुलर यहाँ नहीं पुट कर सकते हो, तुम्हें इसे पीछे बढ़ा नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ से, चलो ये चीज आ गई। अच्छा अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बिल मिलेगा हमें? डिवाइड कर दें क्या? चलो थोड़ी देर में डिवाइड करते हैं, या फिर कर देते हैं। चलो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो LHS LHS से डिवाइड हो गया। अब ये बताओ, देखो RHS RHS से डिवाइड होगा ना, दिस अपॉन दिस होगा। तो मतलब हाफ इंटू AD इंटू EN आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN। देखो जरा कुछ शहीद होगा क्या? यस मैम, EN। है ना, एक तो AD बाय EN हो गया, BD बच गई। बिल्कुल, और हाफ भी हाफ से कट गया, ये भी गया खत्म। क्या बचा? बस AD अपॉन BD बच गया। तो इसको लिख देते हैं हम भाई कि ये जो रेशियो है ना एरियाज का, वो आया AD अपॉन BD। ये क्या आया? ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE आया अभी ये, ठीक है। अभी तो ये इतना आया है, ठीक है। अभी हमने एक काम किया, अभी हमें एक और काम करना है। देखो अभी ADE और BDE का एरिया लिखा था ना, ADE का लिखा था और BD का लिखा था। अब हम फिर से ADE लिखेंगे और इधर से CDE लेंगे, ठीक है। अभी एक बार सुनते रहो, दोबारा से इसका रिकैप दूंगी ना तो ये ढंग से समझ आएगा। अब फिर से मैं ADE का एरिया लिख रही हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब पिछली बार ना हमने ADE में बेस क्या लिया था? AD लिया था। इस बार ना मैं बेस ले रही हूँ AE ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर बेस AE लेंगे तो हाइट कौन सी लेंगे बताओ? ADE ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस अगर मैं AE लिख रही हूँ तो हाइट कौन सी होगी? DM। बिल्कुल सही, DM होगी, है ना। तो जो बेस लेते हो उसके हिसाब से उसके ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर वो हाइट हो जाती है, उसके ऊपर आने वाला यही है। तो हाफ इंटू AE इंटू DM हो गया। तो अब इसको मैंने लिख दिया हाफ इंटू AE इंटू DM लिख दिया, सही है, ठीक है। AD का एरिया लिख दिया। अब हम लिखेंगे, देखो किसका एरिया? CDE का एरिया, CDE का एरिया, ठीक है। अब बताओ CDE का एरिया, देखो जैसे BDE का लिखा था ना वैसे ही लिखेंगे। CDE के एरिया में अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है फिर से।
तो अब अगर मैं बेस ले रही हूँ सीई, तो हाइट क्या बन जाएगी? DM. बिल्कुल DM. फिर से डीएम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो सीई अगर बेस है तो उसके लिए हाइट फिर से ना डीएम, उसके बाहर पड़ रहा है, क्योंकि जब हमने इसको आगे बढ़ाया होगा तो उस पे ये परपेंडिकुलर आया होगा। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं सीडीई का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई लिख रहे हैं। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमने लिया सीई और हाइट आ गई डीएम, तो हाफ इंटू सीई इंटू डीएम। अब ये दोनों भी हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो क्या चल रहा है, एक ही तरीका, एक तरह से पहले हमने किया एडीई का एरिया लिखा, ठीक है, बीडीई का एरिया लिखा यहाँ पे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब मैंने फिर से एडीई का लिखा, तो एडी दोनों के साथ कॉमन है, बस अलग तरह से लिखा है, इस बार बेस ये लिया है, और सीडी का एरिया लिखा और दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब फिर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। चलो इसको मैं बोल देती हूँ 3, इसको बोल देती हूँ 4। अब बताओ जरा, जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एलएचएस में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस में ये इसका ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, मतलब हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू सीई इंटू डीएम। सही है, बताओ जरा कुछ शहीद हुआ? मैम हाफ एंड DM. हाँ बिल्कुल, हाफ एंड डीएम, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, क्या बच गया, एई अपॉन सीई बच गया ना, CE. बिल्कुल एई अपॉन सीई बच गया। तो ये आ गया एरिया, इन एरियाज का रेशियो एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने 9th क्लास में ना एक चैप्टर पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, पढ़ा था? Yes, ma'am. पढ़ा था ना? अच्छा, उसमें एक चीज आएगी, देखो अभी ये दोनों रेशियोज है मेरे पास, एरिया ऑफ एडीई अपॉन बीडीई है, एडीई अपॉन सीडीई है ना, इन दोनों रेशियो के भी चलो नाम रख देते हैं, इसको बोल देती हूँ मैं 5, इसको बोल देती हूँ 6, क्योंकि 1 2 3 4 तक तो हमारी काउंटिंग पहुंच गई है ना। अब देखो 5 और 6 वाले जो रेशियो है उनके एलएचएस को देखते हैं, उन दोनों के न्यूमरेटर सेम है, एडीई है ऊपर, इसमें भी इसका एरिया है, इसमें भी एडीई का एरिया है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसमें बीडीई है और इसमें सीडीई है ना। अब एक बार डायग्राम को देखो, देखो अब बीडीई ट्राइंगल और सीडीई ट्राइंगल, अब जो 9th में तुमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं, देखो बीडीई ट्राइंगल और सीडी ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है ना, डीई पे बने हुए हैं, और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि डीई और बीसी पैरेलल है, ये हमें पहले से गिवन है ना। तो जब दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस होते हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, उनका एरिया कैसा होता है? Equal. इक्वल होता है। ये याद है जानवी, याद है ये? मैम ये चैप्टर ही सिलेबस से कट हो गया था. अच्छा, चैप्टर कट हो गया था सिलेबस से? अरे लो मैं बताती हूँ, देखो होता क्या है, ये वाली जो चीज है ना ये इसमें यूज होने वाली है, इसीलिए चैप्टर कट होने का नुकसान हो जाता है कि वो आगे यूज होता है तो हमें फिर पता नहीं चलता। देखो क्या होता है इसमें, अब ये एक पैरेलल लाइन है, मान लो ये एक ये ट्राइंगल है, बी डी ई है और ये सी डी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें बोला हुआ है कि बी सी इज पैरेलल टू डीई, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, देखो जब पहले तो देखते हैं हम ये दो ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल्स डीई बेस पे बने हुए हैं ना, डीई बेस पे बने हुए हैं, डीबीई वाला और डीसीई वाला दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। और डीसीडी के पैरेलल है, मतलब इन दोनों के जो ये वर्टेक्स है, जो तीसरा वर्टेक्स है ये वाला, ये दोनों के जो वर्टेक्स है वो ऐसी लाइन पे लाई कर रहे हैं जो इस बेस के पैरेलल है। तो ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, जो सेम बेस पे बने होते हैं, सेम बेस पे बने हैं, बिल्कुल सेम बेस शेयर कर रहे हैं, और उनके जो वर्टिसेस हैं वो ऐसी लाइन पे लाई कर रहे हैं जो उस बेस के पैरेलल है, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब डीबी का एरिया और डीसी का एरिया बराबर होगा। देखो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, ठीक है। ये होती है वो थ्योरम, ये जो मतलब 9th क्लास में था तुम लोग के सिलेबस में जो कट चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
क्लियर हो गई ना ये वाली चीज? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो यही हम लगाने वाले, एक बार फिर से एक और एग्जांपल देती हूँ। चलो अगर मान लो अब जैसे ये बना दिया मैंने, ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है, और ये एक ऐसे लाइन बना दी। अब यहाँ पे फिर से वही चीज है, ये ए बी, इनके नाम बदल देते हैं बस, ये ए बी है और ये पी क्यू है, ठीक है। अब देखो फिर से, अब ये जो ट्राइंगल है पी ए क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू, पी ए क्यू पी बी क्यू दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं पी क्यू पे, है ना। और मैंने बोल दिया कि ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल है, तो मतलब ये वाले जो इनके बाकी बचा हुआ जो वर्टेक्स है ये वाले, ये एक पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं जो इसके, तो यहाँ पे बताओ किस किस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा? ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। ए पी क्यू और बी पी क्यू, है ना, इनके एरियाज सेम हो जाएंगे। तो ये थी वो 9th क्लास वाली थ्योरम जो 9th में थी, मतलब जो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं थी, कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। अब हम ये लगाने वाले हैं यहाँ पे, देखो अब मुझे देखिए बताओ यहाँ पे, अब देखो डीई और बीसी आपस में पैरेलल है, ये तो हमें पता ही है ना। और ये जो ट्राइंगल है बीडीई और सीडी दोनों सेम बेस डीई पे बने हैं, तो किस किस का एरिया इक्वल हो जाएगा यहाँ पे बताओ? एंड बी डी ई एंड सी डी। बिल्कुल, जानवी समझ आई वाली चीज, यस मैम। है ना। तो बीडीई और सीडी का एरिया भी इक्वल हो गया, चलो ये तो बहुत बधाई वाली बात है, बधाई हो, अब हमारी थ्योरम होने वाली है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के, ये हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया, पैरेलल इतना लिख देना बस बहुत है, इस वजह से इनके एरियाज इक्वल है, ठीक है। अब इस रेशियो को देखो दोबारा, देखो अब 5 और 6 रेशियो को देखो दोबारा, 5 और 6 वाले जो एलएचएस है इनके, देखो दोनों में एडी है, ऊपर एडी है, नीचे इसमें बीडी था सीडी था, वो तो अभी अभी हमें पता चल गया कि ये तो इक्वल है। तो मतलब 5 और 6 वाली जो इक्वेशन है इनके एलएचएस सेम हो गए, है ना। देखो एलएचएस बिल्कुल सेम हो गए, क्योंकि एडी एडी था ऊपर, नीचे बीडी सीडी भी बराबर हो गए। तो अब हम फ्रॉम 5 एंड 6 क्या कह सकते हैं कि ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल हो गई क्या? यस मैम। है ना। यस मैम। बिल्कुल, क्योंकि इनके एलएचएस सेम है तो ऑब्वियसली आरएचएस भी सेम होंगे भाई, ये इसके बराबर ये इसके बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो फ्रॉम 5 एंड 6 अब हम बोलेंगे फ्रॉम 5 एंड 6, अब हम बोल देंगे कि उनके एलएचएस इक्वल हो गए, तो मतलब एडी अपॉन बीडी इक्वल हो गया एई अपॉन सीई, ठीक है। तो एडी अपॉन बीडी इक्वल हो गया एई अपॉन सीई के। देखना जरा, यही चीज प्रूव करनी थी क्या? देखो हमें हाँ हमें यही प्रूव करना था, देखो कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। देखो यही प्रूव करना था ना, ईसी लिखो या सीई लिखो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी अपॉन बीडी बराबर आ गया एई अपॉन सीई के, यही चीज हमें प्रूव करनी थी ना। तो हमने बीपीटी को प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब चैन की सांस ले लो, हो गया प्रूव जो हम इतनी देर से प्रूव कर रहे थे, है ना। तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी मुश्किल भी है, तो ये तुम लोगों को एक बार अपने आप फिर से जरूर करनी है घर पे, ठीक है। मैं यस तुम मैम। लोगों को जब नोट्स भेजूंगी ना, वही इनकी जब पीडीएफ बना के भेजूंगी नोट्स की, तो बहुत अच्छे से देखो मैंने सुंदर सुंदर लिखा है और बहुत अच्छे से करी है और हर एक स्टेप भी लिखा है। तो तुम लोग अपने आप एक बार घर पे इसको जरूर करोगे, और वो जो करोगे मतलब जिस भी कॉपी में करोगे, तुम्हारी कोई नोट्स कॉपी बनाई हुई है तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो नोट्स कॉपी में इस थ्योरम को लिखना और फिर मुझे वो उसकी पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है। या अमन सर को भेज देना, तुम उन्हें होमवर्क भेजते ऑलरेडी, तो अमन सर को ही भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम लोगों ने थ्योरम कर ली है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो आज की क्लास में बस एक थ्योरम हुई है हमारी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये 5 नंबर की आती है एग्जाम में, पक्का लिख के ले लो, मतलब लगभग। अब जिसका भी एग्जाम आने वाला है, ऋत्विक का एग्जाम आने वाला है ना शायद से, तो ये ऋतिक, तो ये ऋतिक एग्जाम में तुम्हारे आ सकती है, काफी चांसेस है, और 4-5 नंबर में आती है। तो इसको अच्छे से बढ़िया तरह से बिल्कुल घोट के पी जाओ सब लोग, ठीक है। अब इसका जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस थ्योरम पे कि तुम्हें थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाए। तो थ्योरम जो कह रही है, देखो पहला वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का,
6.2 का वो करते हैं। एनसीईआरटी है ना तुम लोगों के पास, ओपन करो, देखो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसका फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स में वो कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट एंड ED इन सेकंड पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं जरा। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और ये DE लाइन बनाई हुई है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में देखो तुम्हें पहले दे दिया कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब लेंथ क्या दी हुई है, देखो ये है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इतना। AD जो है ना, AD की लेंथ ये 1.5 सेंटीमीटर है। फिर ये BD 3 सेंटीमीटर है, फिर ये AE 1 सेंटीमीटर है, इतना। और EC की लेंथ नहीं दी है, वो हमें निकालनी है, उसमें लिखा है फाइंड EC, EC की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हम BPT लगा सकते हैं? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. बिल्कुल लगा सकते हैं। BPT लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, बस एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल चाहिए तुम्हें। ट्राइंगल के एक साइड के BC के पैरेलल एक लाइन चाहिए होती है बस। ठीक है, किसी भी एक साइड के, जैसे यहाँ पे BC के पैरेलल हो गई, तो जैसे ही तुम्हारे पास ये इसके पैरेलल है तुम BPT लगा सकते हो। तो अब तो देखो तुम्हें क्वेश्चन में बस ये लिखना है बाय BPT प्रूफ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसका कर चुके हैं, एक बार प्रूफ कर लिया, अब इसे जिंदगी भर यूज करेंगे। तो BPT के हिसाब से क्या है BPT की स्टेटमेंट, कि AD अपॉन BD, बताओ AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा? AE upon EC. बिल्कुल AE अपॉन EC, है ना, ये कहती है BPT बस, और कुछ नहीं कहती। ये भी अगर तुम्हारे पास ये इसके पैरेलल है तो इधर के जो दो टुकड़े हैं AD और BD, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा इधर के दो टुकड़ों के AE और EC, बस ये दोनों का रेशियो सेम है। अब जैसी रेशियो सेम है सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो AD कितना दिया है हमें 1.5, तो 1.5 रख देते हैं। BD है कितना 3, तो 3 रख देते हैं। AE है कितना 1, तो 1 रख देते हैं। EC हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, उसको निकाल लेते हैं बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दोगे। अब बताओ ये किससे कैंसिल होगा? 1/2. बिल्कुल 1/2 हो जाएगा। 15 1 जा 15 होता है, 15 2 जा 30 होता है। तो 1/2 बराबर हो गया 1/EC के। बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो EC की लेंथ कितनी आ गई बताओ? 2. 2 सेंटीमीटर आ गया ना, सेंटीमीटर ही दे रखा था क्वेश्चन में, तो EC आ गया, हमें यही तो निकालना था। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी कर लोगे। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसा है, जो इसी क्वेश्चन का है, उसमें AD निकालना है ना। तो अब जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब ये बोला एक लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब वो BPT का क्वेश्चन है। ठीक है, BPT का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम आराम से बिंदास होके एकदम BPT लगा दो। BPT क्या कहती है भाई, इधर वाला रेशियो बराबर इधर वाला रेशियो, बस ये कहती है BPT। और लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बस ये चाहिए लगाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज का तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा होमवर्क है, वो क्या है, सबसे पहले तो तुम BPT अपने आप अपने हाथ से करोगे। ठीक है, तो पहला काम तो है प्रूव BPT। प्रूव BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करना है तो मैं अपने आप, मैं PDF भेजूंगी, एक बार देख के करना, एक बार बिना देखे करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, इसका ही कौन सी एक्सरसाइज है ये 6.2 की, बस ये दो काम करने हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ज्यादा नहीं दे रही हूँ, मैं कराऊंगी तब करेंगे बाकी। ठीक है, चलो क्लियर हो गई सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं? Yes, ma'am. ऋतिक, ऋतिक कहाँ गायब हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं बच्चों, ये काम करना और ये भेजना PDF। ठीक है, अमन सर को भेज देना, ये काम करके तुम लोगों को PDF बना के भेजनी है। ठीक है, चलो बाय बाय।